आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने पंजाब के सैलाब मुतासिर इलाकों का किया फ़िज़ाई मुआयना, मरकज़ की जानिब से कराई हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मुतासिरा अफराद और किसानों से की बात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सैलाब मुतासिरा इलाकों का किया फ़िज़ाई मुआयना। सैलाब मुतासरीन NDRF और SDRF के अहलकारों से की बातचीत। वज़ीर आज़म ने हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की माली इमदाद का किया ऐलान। नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज के दरमियान KP शर्मा ओली ने वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी। मुल्क में बदउनवानी और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुसलसल दूसरे रोज नौजवानों का एहतजाजी मुजाहिरा जारी। MEA ने भारतीय शहरियों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज हुई वोटिंग। CP राधाकृष्णन और V सुदर्शन रेड्डी के दरमियान है मुकाबला। NDA ने किया जीत का दावा। शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। और मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप T20 आज से होगा शुरू। अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा मुकाबला। मेजबान मुल्क के साथ कल भारत का होगा पहला मैच। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म मुतासिरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना कर सूरत हाल की उन्होंने जानकारी भी हासिल की। तो वज़ीर आज़म आज पंजाब के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने सूरत हाल का पूरी तरह से जायज़ा लिया और हवाई जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की कि किस तरह से वहाँ के जो इलाके हैं ज़ेर-ए-आब उनकी निगरानी की जा सकती है, किस तरह से बाज़ाबतकारी की जा सकती है। सैलाब मुतासिरा इलाकों का PM ने जायज़ा लिया और वज़ीर आज़म ने पंजाब में सैलाब मुतासिरा अफराद से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने गुरदासपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर उनका हाल जाना। तो वज़ीर आज़म ने वहाँ जितने भी मुतासरीन थे उनसे बातचीत की है। सबसे पहले उन्होंने फ़िज़ाई मुआयना किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनसे बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ुद ही और उनको यकीन दहानी कराई कि हर हाल में उनका साथ दिया जाएगा और जो भी उनका नुकसान हुआ है उसको पूरा भी किया जाएगा। गुरदासपुर में जितने भी सैलाब मुतासरीन थे उनसे उनके हालात की जानकारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद ही ली है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि राहत और बचाव के काम जो है उनको मसरूफ़ दस्तों जो अहलकार हैं वहाँ उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें एक बार फिर कि वज़ीर आज़म ने राहत और बचाव के काम में मसरूफ़ दस्तों के अहलकारों से भी गुरदासपुर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने राहत और बचाव मुहिम की ताज़ा सूरत हाल की जानकारी हासिल की। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात की, जानकारी हासिल की और इसके अलावा जो NDRF और बाकी जो अहलकार हैं उनसे बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सैलाब से मुतासिर इलाकों का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने मुतासिर इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया और सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले तफसीलात का जायज़ा लिया। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के का भी उन्होंने दौरा किया वज़ीर आज़म ने और सैलाब की सूरत हाल देखी और वज़ीर आज़म ने हिमाचल प्रदेश में सैलाब से मुताल्लिक़ एक आला सतही जायज़ा मीटिंग की। कांगड़ा में होने वाली मीटिंग में वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और वज़रा के साथ साथ रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर और आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। SDRF और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त पेशगी जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी, कौमी शाहराहों की तज़ीन व आराइश, वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड के तहत रिलीफ की फराहमी और मवेशियों के लिए मिनी किट्स भी जारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिमाचल प्रदेश में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कांगड़ा में सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की और उनके अहवाल को दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म ने राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ दस्तों के अराकीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने राहत और बचाव मुहिम की ताज़ा सूरत हाल की मालूमात हासिल की। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बारिश और सैलाब से मुतासरा हिमाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया। वज़ीर आज़म ने कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों और इमदादी कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दौरे की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत हुई। उनके दुख के साथ साथ इस सानिहे से होने वाला नुकसान भी दिल दहला देने वाला है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म हैं कि ख़राब मौसम के बहरान से दो चार हर फर्द तक इमदाद पहुँचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा हिमाचल प्रदेश का मुआयना किया। उन्होंने रियासत की सूरत हाल का जायज़ा लिया और 1500 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। हिमाचल के गवर्नर प्रताप शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज आफत से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। उनका दुख और दर्द को जानने के बाद उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हिमाचल को अपना दूसरा घर समझते हैं और आज उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी लोगों से मिले, उनकी बातों को जाने, जो आपदा में पीड़ित है, जिनके परिवारीजन नहीं रहे। तो उस समय भी जब उन्होंने बताया तो उनकी पूरी वाणी जो है बड़ी गंभीर हो गई। फौरी तौर पर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को कि आज ही देता हूँ, यह बात उन्होंने कहा। बीजेपी लीडर जयराम ठाकुर ने इस फौरी राहत के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये रकम राहत और बाज़ाबातकारी के कामों पर खर्च की जाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में आप हिमाचल प्रदेश आए और जो आपदा प्रभावित परिवार के लोगों से भी आप यहां पर मिले और उसके साथ साथ में आपने एरियल सर्वे भी किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी सारी बात सुनने के पश्चात हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के दौरान 1500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया। हिमाचल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कंगना रानौत ने वज़ीर आज़म के हिमाचल दौरे के बारे में कहा कि वज़ीर आज़म ने हर इलाके का सर्वे किया और लोगों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया और राहत और बाज़ाबातकारी के कामों पर तबादला ख्याल करने के लिए रियासती हुकूमत के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने सारा जो है वो ब्यौरा लिया, सारा उन्होंने विश्लेषण किया हर तरीके से। जैसा आपने देखा कि हवाई सर्वे के साथ में यहाँ पे पूरी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन कह लीजिए या जिस तरह से भी इन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक हर चीज़ हर एरिया के थ्रू वो ईच एरिया के थ्रू वो गए, किस किस एरिया में कितना कितना क्या नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल जान माल की हानि हुई है, बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनको वो पर्सनल मिलके उनकी पूरी डिटेल बना के गए हैं और जो नहीं आ सके उनको भी आश्वासन दिया है कि भाई उनकी बात जो है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। उसके उपरांत उन्होंने अपने भी कुछ सजेशंस दिए कि साल भर साल ऐसा हो रहा है तो हम कैसे उससे जूझ सकते हैं, और बाकी उन्होंने जो राज्य सरकार है उसकी भी कुछ सुझाव लिए इस बारे में कि कैसे हम सब आगे आकर। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी के दौरे से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम में और राज्य सरकार में कोई गैप नहीं है और मिलकर जो है सब हिमाचल की सेवा करेंगे।
सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाद नेपाल में शुरू हुए पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा सदर को पेश कर दिया। उधर नौजवानों का एहतिजाज मुसलसल दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने काठमांडू वादी और दीगर अजला में रहनुमाओं और वुज़रा की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर पथराव किए और इमलाक को आग लगा दी। ललितपुर के सराकोठी में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वजीर पृथ्वी सुबा ग्रोंग के घर को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। इसके साथ ही और भैंसपति में नायब वजीर आजम और वजीर खजाना विष्णु पोडेल की रिहाइशगाह पर भी पथराव किया गया। इसके साथ ही साबिक वजीर दाखिला रमेश लेखक के घर और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्व पोडेल के घर पर भी हमला किया गया। मुजाहिरीन ने नेपाली कांग्रेस के सरबराह शेर बहादुर देउबा के बधानेल कंठ में वाक़े घर को नजरआतिश कर दिया। इसके साथ ही अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म पुष्प कमल दोहल प्रचंड की रिहाइशगाह पर भी पथराव किया गया। ताहम कर्फ्यू के हुक्म के बावजूद नौजवानों ने मंगल को न्यू बानेश्वर, कालंकी चौक और वादी के दीगर हिस्सों में एहतिजाज जारी रखा। कालंकी चौक में नौजवानों ने टायर जलाए और पीर के तशद्दुद में हलाक होने वालों के लिए जवाबदेही का मुतालबा किया। इस दौरान वजीर दाखिला रमेश लेखक ने पीर की शाम इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेपाली कांग्रेस के रहनुमा और ज़राअत और हैवानात के वजीर रामनाथ अधिकारी ने भी मंगल को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हुकूमत के आमिराना रवैये का हवाला दिया। इसके अलावा वजीर सेहत प्रदीप पोडेल ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। प्रदीप पोडेल ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जानिब पानी की फराहमी के वजीर प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। भारत नेपाल की मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। भारत ने नेपाल में मुजाहिरों के दौरान मुतादिद नौजवानों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे और किसी भी मसले को पुरअमन तरीक़े और बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। काठमांडू और नेपाल के कई दीगर शहरों में कर्फ्यू का नोटिस लेते हुए वज़ारत ख़ारजा ने नेपाल में भारतीय शहरियों को मशवरा दिया कि वो एहतियात बरतें और नेपाली अफसरान के जारी करदा इक़दामात और रहनुमा खतूत पर अमल करें। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शुरू होने वाला एहतिजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। नौजवान खाने ने वहां रहने वाले अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेपाल में तमाम भारतीय शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल या मदद की ज़रूरत की सूरत में भारतीय सिफारत खाना काठमांडू के दर्ज झेल टेलीफोन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हैं 977 860980 और दूसरा नंबर है 977 6134-032। ये नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 977-2818-60-980। नेपाल में तमाम भारतीय शहरियों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल या फिर मदद की ज़रूरत हो तो इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 6134-032-981 और साथ में 977 लगाएं और इस पर जो भी मदद चाहिए, जो किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी भी सूरत में इस पर बातचीत कर सकते हैं। ये भारतीय सिफारत खाने काठमांडू की दर्ज झेल टेलीफोन नंबर हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है किसी भी हंगामी सूरत हाल या मदद अगर चाहिए किसी भी ज़रूरत के तहत तो इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की और दारुल हुकूमत काठमांडू समेत कई शहरों में तशद्दुद के मुतादिद वाक़यात सामने आए हैं। दरियासना इंटीग्वेयर लाइन्स ने काठमांडू जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। काठमांडू की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हवाई अड्डे को ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिगो ने अपनी तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। एयरलाइन ने ऐलान किया कि
काठमांडू आने और जाने वाली तमाम परवाजें अगले नोटिस तक मनसूख रहेंगी। मुतासिरा मुसाफिरों की सहूलत के लिए कंपनी ने मुतबादिल परवाज का इंतखाब करने या अपनी वेबसाइट पर रकम की वापसी का दावा करने का इख्तियार भी दिया है। तो इंडिगो ने अपनी तमाम परवाजें इस वक्त मनसूख कर दी हैं और कंपनी ने मुतबादिल परवाज़ का इंतखाब करने या अपनी वेबसाइट पर रकम की वापसी का दावा करने का इख्तियार भी दिया है। और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वोट डाला। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर अपना वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी नायब सदर के इंतखाब में अपना वोट डाला। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और वुज़रा ने इस इलेक्शन में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवागौड़ा, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रानौत और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर अपना वोट डाला। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर JP नड्डा और समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर अपना वोट डाला। और मरकजी वुज़रा अश्वनी वैष्णव, मनोहर लाल और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी पार्लियामेंट हाउस में अपना वोट डाला। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग के दरमियान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेस अरकान असेंबली के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने नायब सदर के इंतखाब में वोटिंग से मुताल्लिक़ हिदायत दी। क़ब्ल अज़ीं एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का एतमाद ज़ाहिर किया और क्रॉस वोटिंग की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि वो ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अवाम के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब पर कहा कि ये भारतीय कौम परस्ती की एक बड़ी जीत होने वाली है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। हम एक तरक्की याफ्ता भारत चाहते हैं। ये जीत हमें इसी सिमत ले जाएगी। नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग नई पार्लियामेंट की इमारत में शाम 5 बजे तक हुई और शाम 6 बजे वोटों की गिनती मुतवक्के है और देर शाम तक नताइज आने की भी उम्मीद बताई जा रही है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन और एनडी ब्लॉक के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज बी सुदर्शन रेड्डी के दरमियान ये मुकाबला है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक अलविदाई तकरीब में मैक्सिको के सफ़ीर फेडरिको सलास से अलविदाई मुलाकात की। उन्होंने भारत और मैक्सिको के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में फेडरिको के ज़ाती ताउन की तारीफ़ की। उन्होंने मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खात्मे की मुहिम में मसरूफ़ यूनिफाइड कमांड की मीटिंग वज़ीर आला विष्णुदेव साय की सदारत में हुई। मीटिंग में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन की सूरत हाल और पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसके साथ ही नक्सल से मुतासिरा इलाकों में जारी तरक्याती कामों पर भी तफसीली बातचीत हुई। के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है। इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए नियत निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। और कर्नाटक के मंड्या जिले के मादुर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव के बाद फिरका वाराना कशीदगी फैल गई। इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के खिलाफ बीजेपी, JDS और हिंदू तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मंगल को मादुर बंद की कॉल दी है
और बीजेपी ने इस वाक़े को लेकर रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर बराह रास्त हदफ तनकीद उनको बनाया। साबिक़ नायब वज़ीर आला और बीजेपी MLA अश्वित नारायण ने इसे अमन व अमान की बड़ी नाकामी करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि ये एक पहले से मंसूबाबंद वाक़या था। The government should own this responsibility, and in response of what has happened on that day, the people of Maduru came out in big numbers. They were protesting why the law and order has been compromised, why this appeasement, why this soft handling of this minority community or the Muslim community, the soft handling is happening, why the tough action is not been taken. Repeatedly, whenever they have committed mistake, whenever they have taken law into the hands. और इसराइल ने गज़ा में अल-रुआ टावर को निशाना बनाया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि हमास के अफराद इस इमारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही IDF ने गज़ा में कई सुरंगों को भी नाकारा बना दिया है। ये हमला इसराइल की जानिब से इमारत के अंदर और उसके इर्द गिर्द खेमों में मुक़ीम लोगों को निकालने के 3 घंटे के बाद किया गया। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा शहर के मकीनों को खबरदार किया कि वो वहाँ से चले जाएं। नेतन्याहू ने कहा कि 2 दिनों में 50 टावर्स को मुनहदम करने के बाद अब फ़ौज गज़ा शहर में ज़मीनी मरहले के लिए मुनज़्ज़म हो रही है। इसके साथ ही शाम की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत करते हुए इसे इलाक़ाई इस्तेहकाम की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास आज से शुरू होगा। ये सेशन आज से 24 सितंबर तक न्यूयॉर्क में मुनक़्क़िद होगा। ये सेशन अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम 193 रुकन ममालिक का सालाना इज्तिमा होगा। ब्राज़ील अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस इजलास में पहला स्पीकर होगा। इसके बाद अमरीका अगला स्पीकर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को UNGA के प्लेटफॉर्म से आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। और फ्रांस के वज़ीर आज़म फ्रांसुआस ब्यूरो आज अपना इस्तीफ़ा सदर इमैनुअल मैक्रो को पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में एतमाद का वोट खोने के बाद उनके पास ओहदे से मुस्तफ़ी होने के सिवा कोई चारा नहीं था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो की जानिब से 1 साल में मुकर्रर किए गए तीसरे वज़ीर आज़म हैं ये, और जिन्हें अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा। सदर के दफ्तर ने कहा कि मैक्रो अगले चंद दिनों में नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म बायरो एतमाद का वोट 364 के मुकाबले 194 के भारी मार्जिन से हार गए और बायरो 2017 में फ्रांस के सदर मुंतखब होने के बाद से मैक्रो के तहत छठे वज़ीर आज़म थे। और आइए अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। 17वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। अबू ज़हबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के पहले मैच में ग्रुप बी में आज अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए में भारत का पहला मैच कल मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट का सुपर 4 मरहला 20 सितंबर से शुरू होगा। दोनों ग्रुपों की टॉप 2 टीमें 28 सितंबर को होने वाले टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए 3-3 मैच खेलेंगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। उन आर्यों ने हम रक्षावंशियों को